ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने देखा कि आ, हम यदि डॉक्टर के रूप में काम करते हो डेली 10 या 15 लोगों की मदद कर पाएंगे। हम जिनको दवाई देते हैं दवाई खाएंगे नहीं खाएंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे। किसी बीमारी को ठीक करना है तो केवल उसका मेडिकल एस्पेक्ट नहीं, उसका सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सोसाइटी में जाके काम करना बहुत ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज काफ़ी अच्छा एवेन्यू प्रोवाइड करता है। IAS IPS आप छोटे में शादीशुदा था तो मेरी पत्नी का रोल था, उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी। उसके बाद भी उन्होंने हमेशा हौसला ये किया। मेरे पेट कंट्रोल F करके सर्च करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा कि उसमें एक बार में सडन डेथ की तरह हो जाता है, नाम नहीं दिखता है। तो गाँव में बैठा हुआ बच्चा अभी इंटरनेट से ही पढ़ाई कर सकता है। पूछता हूँ आपसे, आपके चौथी में कितने मार्क्स इंग्लिश में आए थे, क्या आपको याद है? नहीं सर, याद नहीं है। आपको छठी में साइंस में कितने मार्क्स आए थे, क्या आपको याद है? एक तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध है। जो भी लोग पेपर लीक में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरा देश पूरा दुनिया देखे। मैं आकाश और आप अपना YouTube चैनल देख रहे हैं पुलिस दोस्त। आज मैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जिनको पूरे भारत में जाना जाता है। इनका मैसेज और इनका साइबर मैसेज और अपराधियों के बीच जो घटनाएं घटती रहती है उनके बारे में वो जानकारी देते हैं और इन पुलिस अफसर को गांव से लेके शहर के बच्चे बच्चे तक जानते हैं। पुलिस दोस्त में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आप काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे, तो हमारे ऑडियंस पूछ रहे थे कि अभिषेक सर का वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो सबसे पहले मैं सर का परिचय जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैं 2013 बैच IPS अधिकारी हूँ। छत्तीसगढ़ काडर एलोकेट हुआ है मुझे। मैं 2017 से पुलिस अधीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने पुलिस अधीक्षक कोंडागांव, फिर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, पुलिस अधीक्षक जांजगीर, पुलिस अधीक्षक दुर्ग और अभी पिछले 1 वर्षों से मैं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम कवर्धा में पदस्थ हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं सर के जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपना UPSC का सफर कैसे तय किया, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो सबसे पहले सर आपका बचपन कैसा था? मेरे फादर जो है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ हर जगह एसोसिएटेड थे। तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय से की, रामगढ़ से शुरुआत की, उसके बाद सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर गोवा से मैंने अपना 10th और 12th किया। और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने MBBS की पढ़ाई 1999 से 2005 के बीच में की। और फिर एम्स नई दिल्ली से मैंने MD साइकेट्री 2006 से 2009 तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद 2012 के सिविल सर्विसेज एग्जाम से मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ। आज के जो जनरेशन है बच्चे, पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं पढ़ाई करो और कहीं कई बार वो स्कूल से छुट्टी भी मार दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आपका कैसा रहा सर? बिल्कुल वैसा ही नटखट स्कूल जाना सबको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हमारे टाइम स्कूल में हम काफी खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। कभी कभी स्कूल मिस हो जाता था, क्लास मिस हो जाता था तो पनिशमेंट भी मिलता था। पहले और अब में बहुत चेंज आया है। पहले मुर्गा बना देते थे और हाथ खड़े करके बेंच के ऊपर खड़ा कर देते थे, डांट भी पड़ती थी। होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं है तो स्केल से उंगलियों के ऊपर भी टीचर्स कभी कभी थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए मार दिया करते थे। काफी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंजेज आए हैं पहले से। लेकिन निश्चित रूप से जो स्कूल में जो रिलैक्स पहले जो पढ़ाई थी उसमें और अब काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। बच्चे बहुत सारे ट्यूशंस के बर्डन में हैं। बच्चे जो है वो कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ और बच्चों में स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा है। सर, पहली बार आपको कब पता चला कि UPSC की तैयारी करनी है या UPSC जैसी एग्जाम भी होती है सिविल सर्विसेज की? मैंने IAS IPS के बारे में पापा से सुना था, UPSC एग्जाम के बारे में सुना था। लेकिन क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस में से मैं MBBS करने चला गया था तो मेरी मन था कि उसी में आगे बढ़ूं, उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करूं और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस करूं।
लेकिन कहीं न कहीं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने देखा कि अ, हम यदि डॉक्टर के रूप में काम करते हो, डेली 10 या 15 लोगों की मदद कर पाएँगे। हम जिनको दवाई देते हैं, दवाई खाएँगे, नहीं खाएँगे, ठीक होंगे, नहीं होंगे। किसी बीमारी को ठीक करना है तो केवल उसका मेडिकल एस्पेक्ट नहीं, उसका सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सोसाइटी में जाके काम करना बहुत ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज़ काफ़ी अच्छा एवेन्यू प्रोवाइड करता है, आईएएस, आईपीएस। आप छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, वहाँ की सभी समस्याओं को देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब मैंने मन यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देने का बनाया। मेरे छोटे भाई भी हैं, वो 2014 बैच के भारतीय वन सेवा में है, मध्य प्रदेश कैडर में डीएफओ हैं बालाघाट में। वो भी तैयारी कर रहे थे, साथ में मैंने भी तैयारी शुरू की और मैं लकी था कि पहले अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया। तो इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना काफ़ी चुनौतियाँ थी क्योंकि यूपीएससी एक लंबी तैयारी है। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। 2011 में मैं तैयारी शुरू की तो पढ़ाई छोड़े हुए एमबीबीएस किए हुए 6-7 साल हो गए थे। पेशेंट देखने का पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया था, तो बैठना, पढ़ाई करना वो सब मुश्किल काम था। मेरी शादी 2010 में हो गई थी। शादी होने के बाद मैं तैयारी कर रहा था, मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट भी थी। तो निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग था। फिर मैंने 6 महीने के लिए जॉब छोड़ा और फिर तैयारी की। तो कहीं न कहीं एक सेटल्ड करियर को छोड़ के एक रिस्क लेना, एक अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करना। यूपीएससी की तैयारी काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ चाहता है क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तैयारी है, काफ़ी लंबा समय तक लग सकता है। और क्योंकि मैं लेट तैयारी शुरू की, मेरे पास केवल एक ही अटेम्प्ट था, तो यदि नहीं होता तो क्या होता वाली बात भी, घर वाले भी थोड़ा परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे, इन-लॉज़ परेशान थे। लेकिन मैंने अपने स्ट्रेंथ्स देखे कि मैं दोनों में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने से, मेडिकल साइंस था, साइकोलॉजी था। अ, छोटे भाई के साथ मिलकर जॉइंट स्टडीज़ किया, चीज़ों को समझा और ये दिखाता है कि परेशानियाँ कितनी भी हों, परेशानियों को चैलेंज की तरह लेना चाहिए लाइफ में और सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यदि आपका है तो निश्चित रूप से सफलताएँ जो है मिलती हैं। कहीं ना कहीं जो यूपीएससी में इसका एग्जाम दिए और जो जिनका पहला अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट था उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, आप इसलिए तैयारी ना करें कि कोई दोस्त आपका कर रहा है, कोई घर आस-पास वाले लोग कर रहा है। आप खुद को देखें, आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग केवल सुन के आ जाते हैं तैयारी में और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमेशा मान के चलें कि 2 से 3 साल का विंडो लेके चलें, तैयारी आपका पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है जर्नी आपकी लंबी हो जाए। आप काफ़ी टॉपर्स को देखेंगे, उन्हें 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाता है। ये एक टेस्ट मैच क्रिकेट की तरह है, यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखें, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, लीडरशिप स्किल्स सीखें। आप हर चीज़ों के ऊपर एक अपनी सोच बनाएँ, ये चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता है, क्या इसके रिperकशन है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, डिबेट्स टीवी में सुनें, अ, हर चीज़ों के ऊपर एक डिस्कशन रखें और सिलेबस को देखें। सिलेबस देख के आप देखें कौन सा टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक में आपको मदद की ज़रूरत है, कहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स बनाएँ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं, जो रिपीट हो सकते हैं, जो आ सकते हैं। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार कोई चीज़ को पढ़े, आपने रिवाइज एंड में ठीक से नहीं किया तो आप पीछे छूट जाएँगे। तो अपने रिवीजन के स्किल्स को इम्प्रूव करना है, कैसे आप पूरे सिलेबस को लास्ट के 10-15 दिन में रिवाइज कर पाते हैं। मेंटर्स रखें जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, सक्सीड हुए, उनसे आप बात कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए क्या चीज़ सूट करेगा, अपने आप पे उसको जचा के देखें। टॉपिक वाइज एनालिसिस करें, किस टॉपिक में आप मॉक एग्जाम देते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, फिर उसमें कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि बिना इम्प्रूव किए आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि कंपटीशन है, लाखों लोग बैठते हैं, केवल 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। हर स्टेप की बड़ी स्पेशलाइज तैयारी है। प्रिलिमिनरी की अलग तैयारी है, मेंस की अलग तैयारी है, इंटरव्यू पर्सनालिटी असेसमेंट की अलग तैयारी है। आपको तीनों तैयारियां समझनी पड़ेंगी और उस तरह से करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी के लिए पहुंच जाते हैं, दिल्ली कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो तैयारी के पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। साल दर साल उनको असफलताएं मिलती हैं। उन असफलताओं से वो कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफ़ी लोग तो और जिनका यूपीएससी में नहीं हो रहा है, यूपीएससी एंड ऑफ लाइफ नहीं है।
काफ़ी मैंने बच्चों को देखा है जिन्होंने यूपीएससी में अच्छा नहीं किया, वो आगे चल के बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, कॉलेजेज में, प्रोफेसर एकेडमिक्स में जाके काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो यूपीएससी को एक एग्ज़ाम की तरह लें, उसको एक जीवन बना लें। लेकिन हाँ, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं पूरे जोश के साथ करें, पूरे हिम्मत के साथ करें। एक अच्छे 2-3 दोस्त बना के रखें जिनके साथ आप डिस्कस कर सकें, आंसर राइटिंग करके एक दूसरे को दिखा सकें, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अधिकतर मैंने सुना है स्टूडेंट और जो एस्पिरेंट्स रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और उनका कहना रहता है कि हर जो आईपीएस बन चुके हैं, जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, उनके पास एक प्लान बी का फॉर्मूला होता है। सर ये प्लान बी फॉर्मूला क्या है? वो प्लान बी है कि यदि प्लान ए सक्सीड नहीं किया तो हम क्या करेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि लाइफ में यदि नहीं होगा तो फिर जिंदगी में बहुत बहुत से अल्टरनेटिव रास्ते हैं। हमें शुरू में उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्लान ए पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सक्सीड नहीं हुए तो कहीं ना कहीं एक घाव रहता है जिंदगी भर के, हमने एग्जाम की तैयारी की, 2 साल 3 साल दिया और हमारा नहीं हुआ, वो पेनफुल रहता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के तैयारी करें कि हमें निकलना है। यदि हम ये सोच के तैयारी करेंगे कि नहीं होगा तो हम बी कर लेंगे, सी कर लेंगे, डी कर लेंगे, तो क्या है, हमारा फोकस मेंटेन नहीं रहेगा। तो हम फोकस मेंटेन प्लान ए पे रखें। लेकिन निश्चित रूप से यदि आपका यूपीएससी में नहीं होता है तो आप बहुत कुछ चीजें, एक तो यूपीएससी की तैयारी में आप इतनी सारी चीजें सीख लेंगे कि वो कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो हर इंटरव्यू में आपको एक एक्स्ट्रा एज रहेगा, जो आप देश के कल्चर के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ओवर अराउंड आपका डेवलपमेंट, एनरिचमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। जिन्होंने भी यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की सही ढंग से तैयारी की है और वो जिनका यूपीएससी में नहीं भी हुआ है, वो नॉर्मल लोगों से काफी आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करें, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में तैयारी करेंगे तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। काफी लोग परेशान रहते हैं, तैयारी के पहले यही सोचते रहते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, घर वाले को क्या जवाब दूंगा, आसपास लोग पूछेंगे उन्हें क्या जवाब दूंगा, फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगा। आदमी हर विषम परिस्थितियों को पार कर देता है, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, और वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम आदमी देता है, तो आपने जिस चीज में ग्रेजुएशन किया है उसके एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, आप एमबीए आगे कर सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, आप किसी भी क्योंकि ज्यादातर प्रोफेशनल्स तैयारी करते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाता है। तो यूपीएससी के लिए तैयारी के दौरान या जो जर्नी हुई, सबसे हेल्पफुल मतलब आपकी मदद किसने की मोटिवेशन करने में हो? मोटिवेशन में मेरी शादीशुदा था तो मेरी पत्नी का रोल था, तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी, उसके बाद भी उन्होंने हमेशा हौसला ये किया। मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, मेरे भाई बहन 2 में से छोटे हैं, तो एक सिक्योर्ड जॉब को छोड़ के फिर तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये थी क्या होगा कैसे होगा, उन्होंने सपोर्ट किया। बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कभी सक्सीड नहीं कर सकते। फैमिली का सपोर्ट अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग जो जिनके स्टेबल रिलेशनशिप्स रहते हैं, जो अपने अंदर से सुकून में हैं, वही तैयारी अच्छी तरह कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेबल रिलेशनशिप्स में रहें। नहीं तो यदि आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो तैयारी को भी हिंडर करेगा। एकांत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है। बिना फोकस के आप इस एग्जाम में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ में तैयारी कर रहा था, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छे जोड़ी में यदि आप काम करते हैं तो उसका हमेशा फायदा होता है। इसलिए तैयारी के टाइम अच्छे फ्रेंड्स बनाएं जो कि फोकस्ड, जब आपका मोटिवेशन कम हो तो वो आपको मोटिवेट करे, उसका कम हो तो आप मोटिवेट करें, क्योंकि लंबी तैयारी है। काफी लोगों को मैंने देखा है, जोश चढ़ता है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, 10 दिन के बाद फिर जोश ठंडा हो जाता है, 2-3 महीने फिर ढीले हो जाते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो ये वेव की तैयारी में यूपीएससी मुश्किल है। यहाँ एक सस्टेन्ड कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, करीब 3000 घंटे की तैयारी चाहिए। तो कम से कम समझ सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 साल लग ही जाता है। तो निश्चित रूप से फैमिली सपोर्ट ने मदद की तैयारी में। हाँ सर, वो दिन के बारे में हम जानना चाहेंगे, जिस दिन इंतजार हम करते हैं कब रिजल्ट आएगा और सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं। हाँ, तो वो दिन कैसा था सर? अब जब रिजल्ट देखना शुरू हुआ तो पीडीएफ में
कंट्रोल F करके सर्च करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा कि उसमें एक बार में सडन डेथ की तरह हो जाता है, नाम नहीं दिखता है तो मैंने रैंक 1 से देखना शुरू किया। पहले 100 में नहीं आया, फिर 200 तक पहुंच गया, लगा इस बार शायद नहीं होगा, लेकिन 261 पे जाके अपना रैंक देखा। वो तो खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि इंडिया के बड़े एग्जाम्स में, एम्स के पीजी एग्जाम में डबल डिजिट की रैंक आई, ये यूपीएससी के एग्जाम में 261 रैंक आया। काफी टैलेंटेड लोग तैयारी करते हैं, काफी लोग छू जाते हैं। हम एग्जाम के बाद कहते हैं हम तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस एग्जाम में कोई कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। उसी तैयारी पे आपकी सिंगल डिजिट रैंक भी लग सकती है, डबल डिजिट भी लग सकती है, ट्रिपल डिजिट भी लग सकती है, हो सकता है अब लिस्ट से बाहर भी हो जाए। बहुत कम मार्जिन होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। लेकिन जरूरी है कि हम हिम्मत के साथ करें। और बहुत ही खुशी का दिन था, 261 रैंक आया, फिर मुझे आईपीएस मिला। जब मुझे छत्तीसगढ़ कार्डर एलोकेट हुआ तो काफी सारे दोस्तों को था कि नक्सल क्षेत्र में जा रहा है, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नक्सल क्षेत्र में जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में काम करने से मुझे एक अलग एनरिचिंग एक्सपीरियंस मिला, वो दंतेवाड़ा के नक्सल क्षेत्र में हो या दुर्ग की शहरी पुलिसिंग में हो। आदमी जन सेवा की भाव से काम करे, जनता के लिए काम करे, मेहनत करे, तो असीम प्यार जो है जनता का मिलता है, एक प्रोफेशनल हैप्पीनेस मिलती है, एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यही कारण है कि लोग सिविल सर्विस में आते हैं। तो जिस मूल उद्देश्य से हमने एग्जाम की तैयारी की है, उस मूल उद्देश्य को ना भूलें, ये भी बहुत जरूरी है। काफी मैं देखता हूँ अधिकारी जो काफी मोटिवेट होकर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सर्विस में आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कहीं ना कहीं पद जो है भटक जाते हैं। वो जिस चीज के लिए आए थे वो मूल भाव से कहीं अलग हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हम उस मोटिवेशन को मेंटेन रखें। और उसके अलावा सर कई बातें हैं जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं या कुछ बड़े घर के बच्चे रहते हैं, कुछ लोगों को सुविधा मिलती है, कुछ लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। तो एक लोगों के माइंडसेट में हो जाता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो यह बड़ी कोचिंग करना जरूरी है या छोटी कोचिंग से भी काम हो जाएगा? तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर करें कि बच्चे जो हैं इसमें काफी कंफ्यूजन रहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बहाना है। आप देखें कि बच्चों की पृष्ठभूमि और बच्चों की इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं भी यूपीएससी के लिए हिंड्रेंस नहीं है। उसका कारण है कि एक तो यूपीएससी जो आप जब हम तैयारी शुरू ही करते हैं तो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, 6ठी से लेके 12वीं तक से तैयारी शुरू करते हैं। एनसीईआरटी किताबें आप देखेंगे 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए की किताबें आती है। दूसरा है कि नोट्स जो है, ज्यादातर नोट्स जो है जिरोक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है हर जगह मिल जाते हैं। आपके सीनियर यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको तैयारी पूरी हो गई तो उन्हीं के आप नोट्स ले सकते हैं, उन्हीं से आप किताबें ले सकते हैं। आज के दिन में इंटरनेट आ गया है, आप देख सकते हैं इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। दुनिया भर में सबसे सस्ता इंटरनेट यदि किसी देश में है तो भारत देश में है। इंटरनेट के थ्रू डिजिटल डिवाइड बहुत कम हो गया है। अब हर आदमी ऑनलाइन, इतने सारे रिसोर्सेस, इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आ गए हैं, रिसोर्सेस आ गए हैं कि आप उसको यदि ध्यान से छन्नी की तरह छानेंगे और उसको देख के अपने नोट्स बनाएंगे तो आप कहीं पीछे नहीं। आज के दिन में एक सुदूर गांव में बैठा हुआ बच्चा भी इंटरनेट से ही पढ़ाई कर सकता है और वहां पे सारे बुक्स के आजकल पीडीएफ कॉपीज मिल गई हैं। उसको मेहनत से याद लग सकती है, उसको पढ़ के वो अपना नोट लिख के नोट्स बना सकता है। तो और जब अब आदमी कमी में रहता है तो आदमी के अंदर मोटिवेशन ज्यादा रहता है, आदमी के अंदर एक लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, ज्यादा। अब मैं और यदि मैं अपने सुपुत्र को देखूंगा, दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपको रिसोर्सेज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉम्प्लेसेंसी भी आती है। आप देखेंगे देश भर में किसी भी फील्ड में हो, यूपीएससी में देखें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, बिजनेस, ज्यादातर लोग जो टॉप पे पहुंचे हैं आप देखेंगे 100 में 99 लोग आपको फर्स्ट जनरेशन मिलेंगे। ज्यादातर लोग जमीन से उठ के ही ऊपर गए। हाँ, लेकिन किसी को यदि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो थोड़ा एज है कि उसको आराम से, मतलब जो एक कहते हैं बॉडी को कंफर्ट में देके वो तैयारी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एसी में बैठ के ही पढ़ाई कर सकता है। आप पंखे के नीचे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो और आप धूप में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है, लेकिन उसी से तप के जो निकलता है वही चमकता है और वही मजबूत होता है। तो और आप देखेंगे कि जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर परिपक्वता ज्यादा होती है, वो इंटरव्यू में अपनी बात अच्छी तरह रख पाते हैं। जब सर्विस में आते हैं तो वो
जमीन की सोच रख पाते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जमीन से जुड़ के उस सर्विसेज में आते हैं, वो सर्विसेज में भी उनके अच्छा करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो लोगों की मानसिकता समझ पाते हैं। क्योंकि फील्ड में वही आदमी सफल हो सकता है जो जनता की भाव को, उनकी मानसिकता को समझ सके। तो कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कभी इससे परेशान ना हो कि वो किस पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन ये बात है कि यूपीएससी का पैटर्न देखे, सिलेबस देखे, नोट्स देखे, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। निश्चित काफी लोग हिंदी माध्यम से परेशान होते हैं, माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता। हर माध्यम से होता है, हर पृष्ठभूमि से होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल के होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चे होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपके आसपास कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को आप जानते ही नहीं है, मेंटरिंग थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन निश्चित रूप से मैंने कहा, इंटरनेट आजकल हर चीज की दवाई है। आप उसमें देखें, अच्छे बुक्स देखें, अच्छे नोट्स देखें, खुद नोट्स बनाएं। आपके कॉलेज में जो सीनियर सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात करें, उनसे मेंटरिंग लें। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे चैनल से जो बताते हैं कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन से नोट्स अच्छे हैं। आप सबका सुन सकते हैं, अपना डिसाइड कर सकते हैं। हमेशा मेरा मानना है कि एक टॉपिक के लिए एक रिसोर्स रखें। यदि आप 5-6 जगह से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के टाइम रिवाइज करना मुश्किल होगा। यदि आप 5-6 जगह से पढ़ भी रहे हैं तो 5-6 जगह से पढ़ के एक एक्सवाई नोट बना लें, जिससे एग्जाम के टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाए। काफी लोग पढ़ बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि एंड में समझ नहीं आता कहाँ से क्या पढ़ना है। यदि आप एंड में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपकी रिसेंट मेमोरी में नहीं रहेगा और आप बहुत कंफ्यूज करेंगे, आप घबराएंगे, सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा। यूपीएससी इतना टाइम नहीं देता है। अब एक मेंस का पेपर है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन का 2-3 पार्ट, सब पार्ट रहता है। आपको 2-2 पेज खाली पड़ा रहता है जिसमें लिखना होता है। तो आपको एक राइटिंग स्पीड फास्ट चाहिए और आप जल्दी सोच के तभी लिख पाएंगे जब टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है। यदि आपने काफी पहले पढ़ रखा है तो आप कंफ्यूज होंगे और वहां लिख नहीं पाएंगे। राइटिंग स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को नॉलेज बहुत रहती है, वो उसको उतार नहीं पाते हैं क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट में। इसलिए जरूरी है कि आप मेंस के पुराने क्वेश्चन पेपर आंसर करके देखें, उसको किसी टीचर को दिखाएं कि ये कैसा है, इसमें कितना नंबर मिल सकता है, इसमें क्या मुझे ऐड करना चाहिए था, कैसे ये आइडियल आंसर हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन को समझना और उसको सही ढंग से लिखना वो भी बहुत जरूरी है। नॉलेज होना और नॉलेज को पेपर में उतारना दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में जो पेपर में दिखेगा वही आपका इवेल्युएट होगा। चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखना कि क्या क्वेश्चन की नीड है, क्यों ये पूछा गया है और कैसे इसको कम शब्दों में लिखा जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे आईपीएस अभिषेक सर की यूपीएससी की जर्नी। और अब हम बात करेंगे सर, अभी जो आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं एग्जाम दे रहे हैं, और हमने कई बार देखा है कि लोगों की लाइन है, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारे बच्चा अच्छा नंबर लाए। तो कहीं ना कहीं ये काफी प्रेशराइज होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि परसेंटेज वाकई में कोई मायने रखता है क्या उसके जीवन में, कि वो परसेंटेज लाएगा तभी वो करियर में बढ़ पाएगा? मैं पूछता हूँ आपसे, आपके चौथी में कितने मार्क्स इंग्लिश में आए थे, क्या आपको याद है? नहीं सर, याद नहीं। आपको छठी में साइंस में कितने मार्क्स आए थे, क्या आपको याद है? नहीं। हमें कोई किसी को नंबर याद नहीं रहते, केवल 10वीं 12वीं के नंबर थोड़े याद रहते हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट हम हर जगह देते हैं। मार्क्स कहीं ना कहीं खुद को इवेल्युएट करने के लिए है कि हमें क्या कमी रह गई, कैसे हम उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। काफी पेरेंट्स इस पे प्रॉब्लम आते हैं कि बच्चे को नंबर कम क्यों आ गए। ये नंबर के कोई एक डिजिट है, वो किसी आगे कुछ काम नहीं आने वाला, लेकिन निश्चित रूप से वो क्या कमी रह गई जिससे वो आगे बढ़ सकता है। वो एक असेसमेंट है कि किस सब्जेक्ट में कम आए, मतलब यहाँ पे इंप्रूव करने की आवश्यकता है। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ये बताने की आवश्यकता है कि बच्चे आपके हैं। बच्चे ऐसे कोई ग्रोसरी का आइटम नहीं है कि इस दुकान का अच्छा नहीं है दूसरे दुकान से ले आए। हम बच्चे बदल नहीं सकते, वो हमारी जान है, उनके लिए हम पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच्ड रहते हैं बच्चों से। हम अपनी अपेक्षाएं, अपने सपने बच्चों में पूरा करना चाहते हैं। हम बच्चों के साथ इतने इमोशनली अटैच रहते हैं कि उनकी थोड़ी सी विफलताओं पे हम उनको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बच्चों को खराब लग जाए। और यदि बच्चों को हम बहुत क्रिटिकल रिमार्क्स देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को चुभती है वो चीज, और उनकी साइकी, जो उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी हैम्पर होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को प्रोत्साहित करें,
उसकी आंसर शीट को ध्यान से देखें, हम उसको सकारात्मक ढंग से बताएं कि कैसे इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। हम भी जो एनालाइज करें बच्चे के साथ कि ये गलतियां क्यों हुई हैं, क्या ये आते हुए गलतियां हुई है, सिली मिस्टेक हुआ है, क्या ये रिवीजन नहीं करने के कारण हुआ है, क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी उसको याद नहीं रहा उसके कारण हुआ है, तो याद नहीं है तो उसकी कैसे मेमोरी उसकी इम्प्रूव की जाए, क्या वो बैठ के पढ़ता टाइम देता है लेकिन याद नहीं कर पाता है। तो जब तक हम एक डिसेक्ट करके उसकी एक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे कि बच्चे का रिजल्ट ऐसा ऐसा अमुक कारण से क्यों हुआ, जब तक हम उस फैक्टर को नहीं जानेंगे तो बच्चे पे दबाव बढ़ता ही चला जाएगा। और निश्चित रूप से दबाव बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं पहले भारत में कभी भी बच्चों की सुसाइड की बात नहीं आती थी, और हम सुन रहे हैं कि क्लास 6ठी और 7वीं तक के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, नीट की तैयारी में आप कोटा में सुसाइड सेंटर सा बन गया है, वहां पे नीट के बच्चे, आईआईटी के बच्चे, जेई की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी सोचने की बात है कि यदि हम बच्चे इतने मेंटली फ्रेजाइल रहेंगे तो क्या हम यूथ, देश के निर्माण के लिए जो यूथ चाहिए वो क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा पेरेंट्स से भी आग्रह है कि बच्चों पे दबाव ना बनाए, उनको रिजल्ट पे क्रिटिकली एनालाइज ना करें, और कभी भी दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन ना करें। हम अपने भाई बहनों में कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से वो बच्चे के अंदर एक निगेटिव कंपटीशन आता है, और एक दूसरे के बाद की हीन भावना आती है, एक दूसरे की ईर्ष्या की भावना आती है, जो कि उसके लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हमें बच्चे के अंदर डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉस्टर करना चाहिए, और हमें उसको पॉजिटिव कंपटीशन में आगे बढ़ाना चाहिए, और नंबरों पे कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। लाइफ कोई T20 का मैच नहीं है, ये मैराथन है। यहाँ आज कोई आगे है, कल कोई पीछे हो जाएगा। जब हम बच्चों में इस तरह की कंपटीशन डेवलप करते हैं तो लाइफ में आगे जब वो देखता है कि किसी बच्चे के नंबर मेरे से कम आ रहे थे और वो मेरे से जीवन में ज्यादा सफल हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर और डिप्रेशन आता है। जिंदगी नंबरों से नहीं चलती, जिंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं सक्सेस के लिए। तो हमें बच्चे में एवर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, और नंबरों के की दौड़ है, रैट रेस, उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से क्यों कमी है, कमी जरूर निकलवाना चाहिए, और कमी में सुधार करवाना चाहिए। वो पेरेंट्स, वो टीचर सक्सेसफुल है जो अपने बच्चे में सुधार ला पाए। जो बच्चा 70% ला रहा है उसको 80 पर ला पाए, जो 80 है उसको 90 पे ला पाए, 90 वाले को 95 पर ला पाए। और आपने देखा होगा काफी सारी सक्सेस स्टोरी है कि जिन लोगों के 50, 60, 70% नंबर भी आए, वो भी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। आज के समय में विद्यार्थियों को एक मानसिक चिंता है और काफी तनाव में है। जिस तरह से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, तो विद्यार्थी वो अपने आप को कैसे मेंटली और फिजिकली अपने आप को मजबूत बनाए, क्योंकि जब पेपर लीक होते हैं तो कई साल की मेहनत, कई माता पिता की मेहनत, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं आज के समय में मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि कैसे मेंटली वो प्रिपेयर करो, इस चीज को कैसे समझे वो। पेपर लीक तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध है। जो भी लोग पेपर लीक में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरा देश, पूरा दुनिया देखे। हाँ, जहां तक बच्चों की बात है, जो चीज मॉडिफाइबल फैक्टर है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। पेपर लीक काफी बार हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो हमेशा अच्छा किए। निश्चित रूप से पेपर लीक होने में 100, 200, 500 कुछ बच्चे जो गलत तरीके से आते हैं, वो उन मेरिटोरियस बच्चों के लिए धक्का है जो उनकी रैंक इनके कारण पीछे हो जाती है। लेकिन अभी भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स जो हैं वो फेयर हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी बड़े एग्जाम्स हो, वो नीट हो, जेई मेंस हो, क्लैट हो, आपका IIM के लिए कैट हो, कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर में जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो सफल होते हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि लीकेज नॉर्म है। लीकेज एक तरह का एक्सेप्शन है जो बीच बीच में होता है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। और आज के टाइम में लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि अब साइबर का टाइम आ गया है। यदि एक बार पेपर लीक हुआ तो वो इंस्टाग्राम से, आपके टेलीग्राम के चैनल से, तुरंत डार्क वेब से तुरंत फैल जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार इस पे ध्यान दे रही है। आपने देखा है अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें CBI की इंक्वायरी चल रही है, काफी लोग पकड़े गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसमें भी काफी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। आने वाले समय में ज्यादातर पेपर ऑनलाइन करने की बात हो रही है। निश्चित रूप से इन जो लीक करने वाले लोगों ने सरकार को एक चैलेंज सा दिया है। और फिलहाल अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं,
और कहीं ना कहीं उनके मन में भी अब ख्याल आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में रील्स आने लगे हैं, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद कार मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी मन कर रहा है कि हम तैयारी करें। तो सबसे पहली बात है कि हम कब से तैयारी करें और कैसे। तैयारी दो तरह की है। एक है बिल्कुल कोर्स तैयारी, जो सिलेबस देखते हैं और सिलेबस की तैयारी शुरू करते हैं, नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं। एक है एक आप उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जो पिलर होता है। एक है घर बनाना और एक है शुरू में उसका प्लेटफॉर्म बनाना। यूपीएससी के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप एक कैसे सिलेबस के नजदीक जाएं, उसके लिए आप शुरू से 6वीं 7वीं 8वीं से जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हर सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, उसको ध्यान से पढ़ें। यदि आप 6वीं से लेकर 10वीं तक का आपने मैथ्स अच्छी तरह किया हुआ है, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में वो जो न्यूमेरिक सेक्शन है, आपका अरिथमेटिक सेक्शन है, वो बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप डिबेट सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपकी एक जनरल जो स्टडीज है उसकी नॉलेज अच्छी रहेगी। यदि आपने 6वीं से लेकर 10वीं तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ठीक से पढ़ा है, तो आपकी आधी की तैयारी आसान हो जाएगी। बाद में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो ग्रेजुएशन में जब फाइनल ईयर से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर, फाइनल ईयर में तैयारी शुरू करने से अच्छा एज रहता है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसको आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। आप उतनी कम एज में सर्विसेज में आएंगे, तो सर्विस में भी आपके करियर में ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप यंग रहते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो उस टाइम आप मेंटली ज़्यादा आप अलर्ट रहते हैं। पढ़ के बैठ के पढ़ने की आपकी आदत रहती है। जब आप जॉब में चले जाते हैं, फिर 3-4 साल बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो एक लेटेंट इनर्शिया रहता है, तैयारी थोड़ी मुश्किल रहती है। तो एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, जितनी जल्दी डिसाइड करें उतना उनके लिए अच्छा है। लेकिन मैंने कहा, हर उम्र के लोग सेलेक्ट होते हैं। काफी लोगों ने देखा है जो जॉब करने के बाद आते हैं तो परिपक्वता ज्यादा होती है उनके अंदर, मेंटल जो है एक रेजिलियंस उनके अंदर ज्यादा होता है। कुछ पैसे कमा चुके होते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास रहती है। दोनों के अपने प्लस और माइनस है, लेकिन कम एज में तैयारी करने का फायदा रहता है। जहां भी पढ़ें अच्छी तरह पढ़ें। मैंने देखा है काफी लोग ग्रेजुएशन में ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखने की हिम्मत ही नहीं होती उनकी। तो आप 6 से लेके हर साल आपने ठीक से पढ़ा है, तो यूपीएससी की आधी जर्नी आपने पहले ही पूरी कर ली है, तो आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी ने तैयारी नहीं की है, बाद में भी करे तो सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। सर, कई बच्चे पूछते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो गवर्नमेंट के कहीं कुछ स्कीम आती होगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, वो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप्स है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ SC/ST है, वो SC/ST बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। काफी जगह जो है OBC कमीशन, OBC के लिए भी स्कॉलरशिप्स रहते हैं। गरीब बच्चों के लिए भी काफी सारे NGOs जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। काफी सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है स्कॉलरशिप देती हैं गरीब बच्चों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अभी मैंने पेपर में देखा था कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था। टाटा फाउंडेशन है, काफी सारे NGOs हैं जो देते हैं। जिनको फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी लोग जो ग्रेजुएशन के बाद जिन्हें लगता है कि फाइनेंशियल से ठीक नहीं है, वो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 2 साल काम कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस होने से आपकी डाइवर्सिटी बढ़ती है, फील्ड की नॉलेज बढ़ती है, वो भी इंटरव्यू में मदद करता है। थोड़ा आप कसक के साथ तैयारी ना करें। यदि आप तैयारी थोड़ा बेस यदि आपके पास है फाइनेंशियल, जिससे आप किताबें आराम से खरीद सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कोचिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से, फ्लाइट से जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक फायदा मिलता है। जो फाइनेंशियली काफी कमजोर है, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल जॉब करने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी में आज के दिन में जनरल में 32 साल तक की आयु में लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी में आप 35 साल और 37 साल तक दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से अपने रिसोर्सेज देखने के हिसाब से इंडिविजुअलाइज होकर तैयारी करें। तो स्कॉलरशिप, और आज मैं पुलिस अधीक्षक ऑफिस भी गया हुआ था, तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर चीज मुझे देखने के लिए मिली
कि अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस मेरी मदद नहीं करती है, पुलिस आती है, बहुत सारे बहाने रहते हैं, बताते रहते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक स्कूल खोला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोगों ने 15 नक्सली अति संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस के द्वारा अस्थायी स्कूल खोला गया है, जहाँ पे स्कूल जो है वो 5 से 10 किलोमीटर दूर थे और बारिश के समय में नदी नालों के कारण वो कट जाते थे, तो बच्चे जो है 6 से 8 महीने पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उन हम लोगों ने पुलिस की तरफ से हर जगह 2-2 शिक्षक दिए हैं, वहाँ किताबें यूनिफॉर्म दिए जाते हैं और हमारे हर स्कूल में 20 से 25 बच्चे हैं, तो 15 स्कूल में करीब 400 से ज्यादा बच्चे जो हैं जो कि कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाते, उनको वहाँ पढ़ाया जाता है। उसी स्कूल और टीचर्स के माध्यम से हम लोग जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, जो उनको मोटिवेट करके वापस सरकारी स्कूल में एडमिट कराते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनको 10वीं की और 12वीं की ओपन स्कूल का एग्जाम का फॉर्म भरवाते हैं पुलिस की तरफ से, उनको सेंटर तक छोड़ते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। इस साल हमारे करीब 350 बच्चों को हमने फॉर्म भरा है, जिसमें करीब 150 से 200 बच्चे जो है पास हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा एजुकेशन है, निश्चित रूप से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यदि एक सिंगल एजेंट हम देखें तो वो एजुकेशन है। यदि हमें सोसाइटी में एक लोअर से अपर मोबिलिटी करनी है तो एजुकेशन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। आज मैं भी जो कुछ हूँ ये एजुकेशन के ही कारण हूँ, तो ज्यादातर लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे, एजुकेशन के महत्व को वो समझे। एजुकेशन केवल जॉब के लिए नहीं होता, एजुकेशन हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, अपने राइट्स जानने के लिए होता है, हमारी ड्यूटीज जानने के लिए होता है, सही और गलत में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। हमें खुशी है कि पुलिस स्कूल से काफी ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ देते, और इस मुहिम को और आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो इसमें जो सारे खर्चे आते हैं सर, वो हमारे जो नक्सल के लिए जो शासन की तरफ से कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आता है, जो डेवलपमेंट के लिए आता है, उससे जो हमारे सिक्योरिटी फंड आता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं और जो शासकीय की दूसरी योजनाएं हैं उससे उसको जोड़ा जाता है। जैसे हमने स्कूल में जो बिल्डिंग है उसको भारत सरकार के नक्सल एरिया में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस नाम की एक स्कीम है, उससे हमने 15 जगह जो पक्के स्कूल की बिल्डिंग बनाई। तो कहीं ना कहीं यदि हमारी सोच रहे तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। मदद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और यदि हम जनहित में कोई काम कर रहे हैं तो सभी कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाता है। हमारी सोच उस तरह की रहनी चाहिए और इसके अच्छे जो दूरगामी जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बच्चों आपके सवाल के जवाब मिल चुके हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से अफवाह से बचना है, और किस तरह अगर कोई समय खराब आ जाता है या पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं तो अपने आप को धैर्य रखना है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। और अब हम जानेंगे कुछ जनता के सवाल। समय भी काफी हो गया है, तो हम कुछ जनता के सवाल रहते हैं जो मुझे काफी दिनों से पूछे जा रहे थे। तो पहला सवाल ये है सर कि जब आप आईपीएस कैडर बने तो सबसे चुनौती भरा अब तक का कौन सा मिशन रहा आपका? मैं 2 बड़ी चीजें रही। एक मैं दंतेवाड़ा में था तो वहाँ नक्सल जो अभियान था वो एक अपना चैलेंज था। 2018 नवंबर में विधानसभा का चुनाव था, उसमें एक नीलावाया गांव था जहां पहली बार मतदान होना था आजादी के बाद। वहां दूरदर्शन की टीम के साथ उस बूथ को देखने हम गए थे। वहां पुलिस के ऊपर जो है नक्सलियों द्वारा जो है हमला किया गया, जिसमें दूरदर्शन का कैमरामैन था अच्युतानंद साहू, वो शहीद हो गए। 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। करीब 2 घंटे की गोलाबारी के बाद, कम संख्या में होने के बाद भी पुलिस बलों ने नक्सलियों को खदेड़ा, और वो एक बहुत चैलेंजिंग था। दूसरा, मैं दुर्ग में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहां पे महादेव ऐप नाम से इलीगल बेटिंग का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था। जब मैं दुर्ग में गया तो लोग इस महादेव ऐप के बारे में जानते तक नहीं थे। हजारों युवक जो दुर्ग से थे वो जाके इसमें शामिल हो गए थे, रास्ता भटक गए थे, उन्हें पता नहीं था कि किस तरह के क्राइम में वो फंस रहे हैं। वहां पे हमने महादेव ऐप पे कार्रवाई शुरू की, पहले जिले के अंदर, फिर राज्य के अंदर, फिर देश भर में जाके हमने करीब 35 ब्रांचेस को ध्वस्त किया। काफी सारे लड़कों को वहां से वापस लाए। सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू हमने उसको प्रसारित किया कि कैसे महादेव ऐप क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे हजारों करोड़ का इसमें घोटाला होता है, कैसे इसमें युवक जो है फंस जाते हैं, कैसे बेगुनाह, कैसे ग्रामीणों से जो है उनके बैंक अकाउंट लिए जाते हैं, कैसे उनको भी उनके अकाउंट्स में उनको बिना उनके नॉलेज के करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। इसी का कारण था कि महादेव ऐप के बारे में लोगों को जानकारी मिली,
बाद में सेंट्रल एजेंसी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस पर कार्रवाई किया। जो इनके बड़े सरगना थे उन तक पुलिस पहुंच रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। तो नक्सल और ये महादेव डिजिटल ऐप के खिलाफ कार्रवाई, ये दो बहुत ही चैलेंजिंग काम था। तीसरा साइबर क्राइम के ऊपर हमने कार्य किया। लोग पहले केवल सोचते थे ओटीपी से फ्रॉड होता है, लेकिन नए नए तरह के फ्रॉड, कुरियर के थ्रू जो फ्रॉड होते हैं, अपने ड्रग्स कुरियर में आने की बात देके धमका के जो क्राइम होते हैं, सेक्सटॉर्शन की जो क्राइम्स होते हैं, ये एक नेशनल पर्सपेक्टिव पे आया। यूपीआई फ्रॉड जो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसके बारे में साइबर अवेयरनेस किया गया। एक एक वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा। अभी भी लोग मुझे फोन करते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है 7898815399, ये एक तरह से हेल्पलाइन नंबर बन गया है। कुछ लोग सुसाइड हेल्पलाइन के रूप में यूज करते हैं, कुछ साइबर ठगी के बाद भेजते हैं, कुछ लोग का मोबाइल गुम होता है तो फोन करते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं तो फोन करते हैं। तो निश्चित रूप से जो अवेयरनेस कैंपेन जो हमने चलाया, वो ट्रैफिक अवेयरनेस हो या साइबर अवेयरनेस हो, सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज पुलिस ने किया। जनरली पुलिस एजेंसीज जो है सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज कर सकती है। ये हमने दुर्ग में एक्सपेरिमेंट में देखा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में पहले आईपीएस अभिषेक पल्लव जी हैं जिन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया, और हमने भी कई बार ट्राई किया तो सर की काफी हेल्प मिलती है। रात को जब दुर्ग में थे तो हम किसी भी समय कॉल करते थे तो सॉल्यूशन देते थे और बताते थे क्या करना है क्या नहीं। तो इसके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपको। धन्यवाद। सर, ऐसा किस्सा दुर्ग का जो आपको याद हो, इस दौरान आपने काफी मशहूर हुए सोशल मीडिया में, लोगों तक, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक लोगों ने आपको सुना जाना। मैं दुर्ग में एक बार रोड पेट्रोलिंग में जा रहा था, तो मुझे एक 8 साल का बच्चा मिला जो बैलून बेच रहा था। तो मैंने उसको बोला, तुम बैलून क्यों बेचते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो वो बच्चे ने अपना बगल में उससे बैग भी टांगा हुआ था, बैग से उसने किताबें निकाली। वो कहा कि सर मैं 2 घंटे बैलून बेचता हूँ और उसके बाद रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के ही पढ़ाई करता हूँ और सुबह स्कूल डेली जाता हूँ। मैंने स्कूल में पता किया तो बताया गया बहुत ही मेहनती बच्चा है, वो डेली स्कूल आता है। तो उस दिन मैंने उसके सारे बैलून भी खरीद लिए। मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक पल था कि यदि कोई बच्चा मेहनत करना चाहे तो उसके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कभी बैरियर नहीं बन सकती। दूसरा था, एक 10वीं के रिजल्ट आए थे भिलाई से। 2 बच्चों के छत्तीसगढ़ बोर्ड में, एक की दूसरी रैंक आई थी और एक की 7वीं रैंक आई थी। जब 7वीं रैंक जो बालिका की आई थी उसके मैं घर गया तो मालूम चला कि उसके फादर जेल में है। उसके वो एक भाई थे और 7 बहनें थी। भाई ने लड़ाई में एक का मर्डर कर दिया था, उसी में पिताजी और बेटा जो है दोनों जेल में थे। घर बहुत ही पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की वो फैमिली थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तो मर्डर कर दिया है, परिवार जो है क्रिमिनल परिवार है। उसके बाद भी वो बड़ी बहन थी, वो खुद भी पढ़ती थी, अपनी 6 बहनों को भी पढ़ाती थी। और इस विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी उसने बोर्ड में 7वीं रैंक लाई। मैंने पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने एक ही मांग की कि मेरे फादर से मुझे एक बार मिला दें। अगले दिन जेल में जाके हमने मिलाया। तो ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता है। क्रिमिनल जो है कुछ लोग होते हैं। तो हमें किसी एक परिवार ने क्राइम किया है तो हमें बाकी सबको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बाकी सबको जो है अलग नहीं कर देना, बहिष्कृत नहीं कर देना चाहिए, जिससे बाकी लोग भी क्राइम की तरफ ना आ जाए। और ये भी दिखाता है कि बालक और बालिकाओं में अंतर नहीं होता। सोचे उन्होंने 7 बालिकाएं करते रहे उस बालक के लिए और नाम बालिका ने दिलाया, और उस बालक के कारण वो जेल में पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं जो महिला शक्ति है, बालिका शक्ति है, वो सचमुच निखर के बाहर आ रहा है। सर, आपका जो वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों को उम्मीद जाग गई, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे कि अभिषेक सर, मुझे 4 साल पहले मैंने एक जन को पैसे दिए थे, मैं वो वापस कैसे लूं? तो इसमें 2 सवाल है सर जनता के कि एक तो हम जब केस का लेन देन करते हैं, मदद करते हैं, आर्थिक मदद ही कहते हैं, लेकिन कई बार वो आर्थिक मदद की वजह से हम करते तो हैं, बट कई लोगों को पैसे रिटर्न नहीं मिल पाते। तो उसके लिए क्या, किस तरह से हम प्रिपेयर करें शुरुआती दौर पर? हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं कैश में, तो आगे मदद भी कर सके आगे लोग। मेरी हमेशा कोशिश भी कहना है कि आज के दिन में हर आदमी के पास डिजिटल अकाउंट है, वो पेटीएम हो, फोन पे हो, कोई ना कोई। और आज के दिन में दुनिया में कोई, भारत देश में आज के दिन में 100 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुल गए। आप देख सकते हैं सारी शासकीय योजना का पैसा बैंक अकाउंट में जाता है। तो आप जब भी किसी को मदद करना हो
तो आप पेटीएम से, फोन पे से, जीपे से उसके अकाउंट में जरूर करें। यदि आप अकाउंट में करते हैं तो एक आपका एक डिजिटल इम्प्रिंट रहता है, तो आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं। यदि आपने कैश में किसी को पेमेंट किया है तो हमेशा एक हिंड्रेंस रहता है। यदि आप कैश में किसी को पेमेंट भी कर रहे हैं तो अच्छा हो कि सामने में किसी एक या दो व्यक्ति के सामने उसको पेमेंट करें। उस पेमेंट करते समय का अपने फोन से ऑडियो वीडियो बना लें कि आपको बताएं, आपको मदद के लिए मैं, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह है, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी जगह है। जब भी आप किसी को पैसा दें उसका एक ऑडियो वीडियो बनाएं कि हाँ भाई आपके घर में इस चीज की जरूरत है, मैं आपको 30,000 रुपए दे रहा हूं, आप मुझे 2 महीने के अंदर इसको वापस कर दें। एक वीडियो बना लें। जब आप जिसको दे रहे हैं उसके आप एक पेज का 5 लाइन का लिख सकते हैं। यदि आप नगद दे रहे हैं तो मेरे द्वारा इनको 30,000 रुपए नगद आज इतने तारीख को दिया जा रहा है। मेरे ये दो विटनेस है जिनके समक्ष ये दिया जा रहा है, उनके साइन करा लें। तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है, क्योंकि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री आधार पर रहता है। काफी लोग जो है काफी पैसा दे देते हैं लेकिन उनके पास कोई ट्रांजैक्शन का ये नहीं रहता। यदि वो डेट लिखें, पैसे दिए हैं वो लिखें, उसका साइन कराएं, विटनेस का साइन कराएं, तो उनका केस मजबूत रहेगा। क्योंकि पैसे कभी विश्वास में नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्या है फिर वो काफी सारी दोस्ती काफी विश्वास पे टूट जाता है। तो अपनी दोस्ती एक जगह रखें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक जगह दें। जब भी किसी को आप पैसे दें कोशिश करें कि अकाउंट में दें। यदि कैश में ही देना पड़े तो उसका एक एग्रीमेंट बनवाएं, उसका एक ऑडियो वीडियो बनवाएं, वो हमेशा आपको मदद करेगा। कुछ लोगों के अजीब गरीब सवाल आते हैं सर, कभी कभी मुझे काफी आश्चर्यजनक लगता है कि सर आप तो काफी सारे केस देखे हैं, अनुभव किए हैं, करोड़पति अरबपति लोग क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, तो ऐसा कोई काम है क्या कि हम डबल पैसा बना सकें? देखिए, बिना मेहनत के पैसा किसी को नहीं मिलता। आप जितना ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा करेंगे उतना हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और जितना आप हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करेंगे उतना डूबने की जो है उसकी जो है रिस्क रहेगा। इसीलिए हमेशा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। आज के दिन में शेयर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, डेट के मार्केट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो करेंसी है नॉर्मल, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होने के बाद ही करें। ऐसी कोई चीज में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसकी आपको जानकारी नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, साहब मैंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, मुझे तो कहा 3 महीने में डबल कर देंगे। आप खुद सोचिए 3 महीने में डबल होगा तो व्यक्ति खुद डबल करते करते क्यों नहीं पैसे कमाएगा, वो आपसे क्यों मांगेगा। काफी लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम में ग्रुप में जुड़ जाते हैं जहाँ पे टास्क दिया जाता है, पहले 5,000 फिर 10,000 15,000, शुरू में उनको कुछ पैसे मिलते भी जाते हैं और बाद में जब बड़ी रकम उनकी हो जाती है तो वो फंसा लेते हैं। एक टास्क देते हैं, फिर जब पैसे आप निकालना चाहो तो फिर एक और टास्क दे देते हैं, कहेंगे वो पूरा करेंगे तब होगा, फिर कुछ ना कुछ कंडीशंस डालते चले जाते हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट में आपको लग रहा है कि कहीं आप फंस तो नहीं रहे, तो एक तुरंत एडवाइस लें, एक्सपर्ट एडवाइस लें। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, बैंक में जाके पता करें, किसी पुलिस थाने में जाके पता करें। हम डूबते ना जाए। काफी पढ़े लिखे लोग लाखों रुपए का ठगी जो है इसमें हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूं, यदि उसमें बहुत ज्यादा अनड्यू रिटर्न दिया जा रहा है, 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, 1 साल में डबल, तो आप मान के चले ये फ्रॉड है, इसमें आपका केवल नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। आप उसी चीज में इन्वेस्ट करें जिसकी आपको नॉलेज है। जिनको कोई नॉलेज नहीं है तो अपना पैसा बैंक में रखें, कम से कम सुरक्षित रहेगा। आजकल के जो नए युवा हैं, कहीं ना कहीं आपके वीडियो देख के उन्हें जानकारी मिली और अवेयर भी हुए। अवेयर होने के बाद हमने देखे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से वेबसाइट भी बने। अब युवा चाहते हैं कि हम ठीक है, हम किसी रिप्रेजेंट या किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसे वेरीफाई कैसे करें? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी रहती है बाहर की, और कई लोगों को जब एफआईआर करने जाते हैं तो वो सिविल केस हो जाता है, क्योंकि कंपनी बाहर की रहती है। प्रोडक्ट जब देते हैं तो सर किसी वेरीफाई कैसे करें कि हमको इनके साथ काम करना है, कि परिचित से पूछे, तो थोड़ा एडवाइस दें। इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी के बारे में, कंपनियां अलग अलग एजेंसीज के साथ वो जुड़ी रहती हैं। कुछ कंपनियां सेबी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कुछ कंपनियां जो है वो IRDA जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके साथ जुड़ी हुई हैं।
तो आपको पहले तो यदि वो कंपनी या कुछ कंपनी एक्ट से जुड़ी हुई है तो आपको जाके वहां पे उनके आरओसी होता है, उनका रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उसमें जाके चेक करना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, एक सामान्य आदमी समझ नहीं पाएगा। सामान्य आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो किसी को भी अपना पैसा अप फ्रंट ना दे। और सबसे पहली बात है कि वो पैसा जहां जमा करे उसका वो नाम चेक करे, वो कंपनी के नाम पे है, इंडिविजुअल नाम पे अकाउंट है। काफी सारे जो लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं वो अपने नाम पे पैसा मंगवा लेते हैं या किसी XYZ के नाम पे मंगवा लेते हैं। यदि आप यस बैंक के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं या आप टाटा के अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो देखें कि अकाउंट किसके नाम से है, क्या वो टाटा के नाम पे है। यदि आप बजाज एलियांज के नाम पे जमा करें, चेक करें क्या वो अकाउंट बजाज एलियांज के नाम पे है। वो इंडिविजुअल अकाउंट में लोग कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट में बिना वेरीफाई किए पैसा ना डालें। कि जिस कंपनी को आप देख रहे हैं उसके रिव्यूज मिलेंगे आपको गूगल के ऊपर, आप उस रिव्यू को चेक करें कि क्या लोगों ने इसके बारे में लिखा है। आप इसके चेक करें इस कंपनी कितने करोड़ की है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। और यदि आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप ऑनलाइन डील ही ना करें। हर बड़ी कंपनी का आपको राज्य में कहीं ना कहीं ब्रांच मिल जाएगा, ऑफलाइन ब्रांच आपको रायपुर में मिल जाएगा, दुर्ग में, बिलासपुर में। तो यदि आपको डाउट है तो आप कंपनी के ऑफलाइन ब्रांच में जाएं और जानकारी लें और उनसे वैध डॉक्यूमेंट मांगे। कोई भी आदमी यदि कहीं पे कोई चीज संचालन करेगा तो प्रशासन से अपनी परमिट लेगा, तो आप उनके लेटर्स देखें, कब से कंपनी खुली हुई है, वहां के एम्प्लॉयज कितने हैं, उनसे बातचीत करें। किसी को पैसा बिना जांच पड़ताल के ना दें। सर जाते जाते आप तो काम काफी कर रहे हैं और काफी एक्टिव है। आज जो जानकारी आपने दी है वो काफी दर्शकों को काम आएगी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब कई दर्शक ऐसे हैं जो पुराने केसेस हों या हो चुके हैं, तो वो चाहते कि अभिषेक सर सॉल्व करें। हमको अभिषेक सर का अब सोशल मीडिया नंबर है तो आपको भी काफी सारे कॉल आते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह से वो अपने स्टेट में कंप्लेन करें? आप देखें आज के दिन में हर चीज के लिए डिजिटल कंप्लेंट संभव है। मोबाइल गुम होने के लिए वेबसाइट है भारत सरकार की, वहां पे कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड होने के लिए 19 है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रॉड होने के जितने जल्दी आप कंप्लेंट करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा रिट्रीवल का। जो गोल्डन पीरियड करते हैं, यदि आप पहले आधे 1 घंटे के अंदर आपने यदि अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया तो हो सकता है आपका वापस हो। तो जो मेजर फ्रॉड्स हैं उसमें कैसे डिजिटल कंप्लेंट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ ना हो तो आप तुरंत साइबर थाने जाएँ और जाके अपनी कंप्लेंट दें, क्योंकि यदि आपका पैसा यदि आप गोल्डन पीरियड पार हो जाता है, आप कुछ महीनों बाद जाके शिकायत करते हैं, कुछ दिन बाद करते हैं, तो फ्रॉडस्टर उस पैसे को निकाल के 3-4 लेयर में उसको ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, तो उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतना जल्दी आपका रिकवर हो सकता है। आप साइबर का थाने जाएँ और वहाँ पर शिकायत करें। ये थे हमारे साथ अभिषेक पल्लव सर, और ये अभी कवर्धा में पदस्थ हैं। और सर का मैं एक फेवरेट डायलॉग बोल के जाना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह से जो काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, और इसी तरह आप करते रहें और आपकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ। अरे भाई अब तो शुरुआत करो। तो लगातार बने रहिएगा इस तरह के अवेयरनेस वीडियो के लिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ से अगर बचना है आपको, जागरूकता और सावधानी, यही 2 उपाय हैं जो आपको हर चीज़ों से बचा सकता है। कवर्धा और देश भर के जो भी लोग पुलिस से रिलेटेड कोई भी उनकी शिकायत हो या कोई भी एडवाइस लेना चाहें तो मेरे नंबर 7898815399 पे फ़ोन करें। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यथासंभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।